राजा जासूस आज सुबह महारानी के कमरे से एक हीरो का हार एक गायब हो गया जिसे ढूंढने हुए चोर को पकड़कर दरबार में पेश करने की जिम्मेदारी हम तुमको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, मैं चोरी गए हार की खोज करने से पहले एक नज़र घटना स्थल यानी महारानी के कमरे को एक नज़र देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर महारानी को अपने के कमरे में पहुंचकर कुर्बान आतशी शीशा लेकर कमरे के एक एक वस्तु को बड़ी ही बारीकी से जांच करने लगा। जांच करते करते वो खिड़की के पास पहुंचा हूँ। इस खिड़की के रास्ते से कम कोई इंसान न तो कमरे में आ ही सकता है और न ही यहाँ से कोई नीचे उतर सकता है। फिर तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े एक सेव पर पड़ी। उसने पलंग से नीचे से वो सेव उठाया और उसे गौर से देखने लगा। अरे, यह दांत के निशान, यह किसी के इंसान के नहीं लगते। महाराज, क्या आप कुछ देर के लिए महारानी जी को यहाँ बुला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा ने अपनी रानी को वहाँ पर बुला लिया। महारानी जी, क्या आप इस फल को इस ढंग से खाकर पलंग के नीचे छोड़ गई थी? नहीं जासूस बेटे, मैं भला फल को ऐसे किसी बच्चे या जानवर की तरह क्यों बर्बाद करने लगी? हाँ, सुबह जब मैं उठी थी तो यह सारे फल जमीन पर बिखरे पड़े थे और यहाँ मेज पर रखा मेरा हार गायब था। महारानी विजयलक्ष्मी की बात सुनकर कुर्बान किसी गहरी सोच में पड़ गया। जासूस बेटे, मुझे वो हार किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि उस हार को मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। धीरज रखो प्रिय, राज जासूस अपनी पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ महारानी जी, आप निश्चिंत रहें, हार आपको अवश्य मिलेगा। बड़ा या भूतनाथ की छठी औलाद। क्रूकबॉन्ड एक बार फिर खिड़की के पास पहुंचा और बड़ी बारीकी से कुछ खोजने या जांचने लगा। अचानक वह कुछ सोचकर उसके होठ मुस्कुरा उठे। फिर हा हा हा, क्या बात है राज जासूस, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? मैं जानता था कि अपनी जासूसी की सनक में यह मूर्ख किसी दिन पागल हो जाएगा। लगता है क्रूबॉन्ड को उस हार का कोई सुराग मिल गया है। महाराज, बस आप यह समझिए कि वह चोरी गया हार आपको मिल गया और साथ ही साथ चोर भी पकड़ा गया। सच बेटे? कहाँ है वह चोर? हमें जल्दी बताओ, हम उसे कड़ा दंड देंगे। अवश्य महाराज। महामंत्री जी, आप कुछ सैनिकों को साथ लेकर महल के पीछे बाग में या महल के ऊपर कहीं घूम रही किसी शरारती बंदरिया को तलाश करें। क्या? मैं बंदरिया की तलाश करूं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है नालायक? महामंत्री जी, आप देर न करें, जाइए और उसे तुरंत पकड़कर हमारे सामने पेश करिए। राजा सुस्तु में का एक हार के बजाय बंदरिया की तलाश में क्यों परेशान होने लगे? इसलिए महाराज के महारानी के कमरे में हीरो की हार कोई चोर नहीं बल्कि वही शरारती बंदरिया उठा ले गई है जो इतने दिनों से राजमहल के आसपास मंडराती देखी जाती रही है। यह तुम कैसे कह सकते हो? हार वही बंदरिया ले गई है। महाराज, यह तो निश्चित है कि मुख्य द्वार पर बाहर खड़े पहरेदारों की नज़र में आए बिना कोई चोर महारानी के कमरे तक नहीं पहुंच सकता और वह इसे खिड़की के रास्ते किसी भी इंसान के कमरे में आना संभव है। हाँ, वह खिड़की के रास्ते वह उद्दंड बंदरिया जरूर कमरे में आई थी। उसने ही यह सेव खाया और बाकी के फल कमरे में बिखरा कर तथा हार लेकर चली गई। ओह! तब राजा के आदेश पर सेनापति व महामंत्री सैनिकों के साथ महल की छत व नीचे बाग में बंदरिया और हीरो के हार की तलाश में जुट गए। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज, यह रहा हार। यह हमें महल के पीछे बाग में एक पेड़ की डाल पर मिला। उस पेड़ पर वह बंदरिया भी बैठी थी। ओह वाह राज जासूस, हम तुम्हें मान गए। वास्तव में तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। धन्यवाद महाराज। अब मुझे याद देता कि अभी कुर्बान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि महाराज की जय हो। महाराज के लिए यह पत्र आया है, लाओ देखें। पत्र पढ़ते ही राजा की बाछें खिल उठी। अरे वाह, कल राजकुमार विदेश से वापस लौट आ रहा है। सच स्वामी? कल अपना मोहन वापस आ रहा है? हाँ प्रिय, सच। कल राजकुमार मोहन सिंह पूरे महामंत्री जी, कल राजकुमार मोहन सिंह पूरे 5 वर्षों बाद स्वदेश वापस लौट रहे हैं। अतः कल उनके आने पर उनका स्वागत और जोर शोर से होना चाहिए। जी महाराज की आज्ञा का पालन होगा। वाह, तो कल अपना यार मोटू आ रहा है। उसके साथ अब तो मज़ा आएगा, उसके साथ समय अच्छा कटेगा। उस रात नगर के कहीं बाहर वीराने में लुम्बा
हमें सूचना मिली है कि कल राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहा है, अतः यही मौका है कि हम अपनी वह बाजी खेले जिसके जीतने पर तुम अपने सूला कबीले के सरदार हो गए और हम टीकमगढ़ के राजा होंगे। हुजूर, आप हुक्म करें कि मुझे करना क्या होगा। तो सुनो, तुम्हें कल राजकुमार को बंदरगाह और महल के बीच के रास्ते में ही ख़त्म करा देना है, और वो भी अपने सरदार सुम्बा को विशेष तीर से, जिससे राजकुमार की हत्या का सारा संदेह तुम्हारे सरदार पर जाए। हा, समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया हुजूर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरे दिन बंदरगाह से लेकर राजमहल तक नगर निवासी एक कतार में राजकुमार के स्वागत के लिए खड़े थे। राजकुमार की सवारी अभी आती ही होगी। हाँ, आज 5 वर्ष बाद अपने राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहा है। राजकुमार की आयु लंबी हो। कुछ देर बाद राजकुमार की सवारी निकली। जहाँ जहाँ से होकर राजकुमार की सवारी गुजरती, नगर निवासी उस पर फूलों की वर्षा करते। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजकुमार की सवारी के साथ साथ चलता कुरुबान पूरी तरीके से चौकन्ना था और किसी भी अनजाने खतरे से निपटने के लिए तैयार था। और इधर शिफाली, वह देखो, राजकुमार की सवारी आ रही है। जैसे ही वह इस घाटी के नीचे से होकर गुजरे, तुम निशाना लेकर तीर चला देना, पर ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहे, मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। फिर जैसे ही राजकुमार की सवारी घाटी से नीचे होकर गुजरी, साए इधर चौकन्ने कुरुबान की नज़रों से राजकुमार की तरफ बढ़ता वह तीर छुपा न रह सका। खतरा। उसने एक पल के 100वें हिस्से से भी पूर्व एक सैनिक की ढाल लेकर एक रोमांचकारी उड़ान भरी, और अगले ही पल टन, और ढाल पर उसने तीर को रोक लिया, हवा में ही उड़ते हुए। सैनिकों, यह आक्रमण राजकुमार पर उस घाटी से हुआ। फौरन ऊपर पहुंचो और देखो आक्रमणकारी कौन है। सैनिक घाटी की तरफ लपके। आखिर आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? बांड भैया। सैनिक घाटी की तरफ लपके। आखिर आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? बांड भैया, क्या सच ही यह आक्रमण उस पर हुआ था? हाँ राजकुमार, किंतु अब आप अपने आप को संभालिए। लेकिन बांड भैया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बचा लो। राजकुमार जिंदाबाद। मोटू के बच्चे, मैं कहता हूँ अपने आप को संभाल। प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए कि इस आक्रमण से तुम भयभीत हो गए हो। उसके बाद राजमहल तक पहुंचने में रास्ते में कोई अन्य रुकावट नहीं आई। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार का भव्य स्वागत हुआ। महाराज की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद। माँ, मेरे बेटे। उस दिन शाम को आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने राजकुमार पर आक्रमण किया? महाराज, यह तो हमें पता नहीं लग सका, किंतु राज जासूस, यह किंतु विंतु क्या लगा रखिए। तुम्हें जो कहना है वह साफ साफ शब्दों में वह निसंकोच कहो। महाराज, राजकुमार पर जिस तीर द्वारा आक्रमण हुआ था वह शूला कबीले का शाही तीर था, जिसे सिर्फ कबीले का सरदार ही प्रयोग करता है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते? शूला कबीले का सरदार हमारा परम मित्र है। फिर भला वह राजकुमार की हत्या क्यों करने लगा? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है महाराज। लेकिन महाराज, यह तीर मुझे परेशान कर रहा है। आखिर आखिर महाराज, मेरे ख्याल से क्यों न इस तीर के विषय में कबीले के सरदार से ही कुछ पूछताछ की जाए। ठीक है, कल हम स्वयं तुम्हारे साथ शूला कबीले में जाएंगे। इसी के साथ गुप्त बैठक समाप्त हुई। उधर उसी रात, लुम्बा, तुमने हमारी बाजी की पहली ही चाल बेकार कर दी। क्षमा चाहता हूँ हुजूर। अगर बीच में वह जासूस का बच्चा न आ जाता तो राजकुमार की मौत निश्चित थी। नकाबपोश कुछ पलों तक तो चिंतित सा गुफा में टहलता रहा, और फिर सुनो लुम्बा, कल स्वयं राजा सोहन सिंह तुम्हारे कबीले के सरदार से मिलने आ रहा है। नकाबपोश कुछ पलों तक तो चिंतित सा गुफा में टहलता रहा, फिर बोला, सुनो लुम्बा, कल स्वयं राजा सोहन सिंह तुम्हारे कबीले के सरदार से मिलने आ रहा है। उसके पहुंचने से पहले मेरे कुछ आदमी राज सैनिकों के वेश में लोगों पर आक्रमण करेंगे। तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। ओह, ठीक है।
और दूसरे दिन सुला कबीले पर अचानक राज सैनिकों के वेश में नकाबपोश के आदमियों ने आक्रमण कर दिया। बचाओ, हा हा हा, आई ओ, हा 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 हा। कल तुम्हारे सरदार ने राजकुमार को मरवाने की चेष्टा की थी। यह सब राजा सोहन सिंह की तरफ से उसी का प्रतिशोध है। हाय उफ, आ। फिर उन्हीं सैनिकों के वेश में नकाबपोश के आदमियों ने कबीले की कुछ औरतों को उठाया और जिधर से आए थे उधर चल पड़ी। हा 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 हा। यह सब राजा सोहन सिंह की आज्ञा से हो रहा है। माँ, हाय मेरी बेटी को बचाओ। और जब यह बात कबीले के सरदार को पता लगी तो वह चीख उठा, राजा सोहन सिंह, अगर यह कुकर्म तुम्हारे ही आदेश पर हुआ है तो कसम है हमें कबीले के देवता की, हम राजमहल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारे परम मित्र थे लुम्बा। हम अभी राजमहल जाएंगे। हमारे चलने की तैयारी की जाए। जो हुक्म सरदार। हम लोग भी आपके साथ चलेंगे सरदार। हाँ 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 हाँ, जो भी हमारे साथ चलना चाहे चल सकता है। फिर राजमहल सरदार के साथ कबीले के बहुत से लड़ाके युवक भी राजमहल की ओर चल पड़े। उधर राजा सोहन सिंह भी कबीले की ओर चल पड़े थे। मुझे विश्वास तो नहीं होता कि राजकुमार की हत्या के प्रयास में सरदार सुंबा का कोई हाथ है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि वह कभी हमारा परम मित्र था। फिर जब रास्ते में ही सूला कबीले के सरदार और राजा का आमना सामना हुआ। स्वागतम मित्र। सूला कबीले का सरदार अपने घर आ रहे मेहमान का स्वागत करता है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो सरदार सुंबा? अपने मित्र यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास जा रहा था, यह पूछने के लिए कि क्या निर्दोष कबीले वालों पर जुल्म तुम्हारे ही आदेश पर हुआ था। यदि हाँ तो मैं यह भी जानना चाहूँगा कि तुमने यह जुल्म मेरे कबीले वालों पर क्यों उठाया। आखिर मेरे कबीले वालों की निर्दोष बहू बेटियों ने तुम्हारा और तुम्हारे सैनिकों को क्या बिगाड़ा था। मेरे आदेश पर कबीले वालों पर जुल्म? क्या बकते हो सरदार सुंबा? तुम शायद झूठी कहानी गढ़कर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो। निर्दोष? मैं भला किसका दोषी हूँ? क्या किया है मैंने? तुम दोषी हो। इस तीर को पहचानते हो? इस तीर से कल राजकुमार की हत्या का प्रयास किया गया था। हैं? हमारा विशेष तीर यह राजा के पास कैसे पहुंचा? किस सोच में डूब गए सरदार? यह सच है राजा सोहन सिंह कि यह मेरा विशेष तीर है। इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किंतु यह भी सच है कि मैंने राजकुमार पर कोई आक्रमण न तो स्वयं किया, न ही किसी से करवाया है। मैं तो राजकुमार को खुद पुत्रोत्तर स्नेह करता हूँ। लेकिन राजा सोहन सिंह, तुमने बिना सच झूठ जाने मेरे कबीले पर जो अत्याचार करवाया उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। कबीले के नियमानुसार तुम्हें तुम्हारे कुकर्म की सज़ा मौत ही मिलेगी। खामोश दुष्ट, अपने दोष को छुपाने के लिए मुझे दोष दे रहा है। हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। उफ, यहाँ तो स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। राजा सोहन सिंह, यह तो अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका सर कलम करेगा। साथियों, टूट पड़ो इन पर, कोई भी इनमें से बचकर न जाने पाए। अपने सरदार के आदेश पर कबीले वाले भयानक अंदाज में राजा और उसके सैनिकों की तरफ लपके। फिर राजा के आदेश पर सैनिक भी मैदान में उतर आए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन दुष्टों को। लेकिन तभी ठहरो। सरदार सुंबा और महाराज से मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में लड़वाने के लिए किसी अनजाने में दुश्मन द्वारा रचा गया यह एक भयानक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? हमें आपस में लड़वाकर कोई अपना कौन सा मकसद हल करा सकता है? उन्हीं से पूछिए महाराज। यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह आपके नाम पर कबीले वालों पर अत्याचार हुआ है, ठीक उसी तरह किसी दुश्मन ने कबीले के सरदार का विशेष तीर राजकुमार पर प्रयोग कर आप दोनों को लड़वाने का यत्न किया है। लेकिन कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? और उसने राजकुमार की जान लेने की कोशिश क्यों की?
आप लोगों का दुश्मन कौन है और उसका मकसद क्या है, यह मैं बहुत जल्द ही पता लगा लूँगा। ये जासूस का बच्चा तो बड़ा ही कहिया है, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। ईश्वर करे हमारा दोषी कोई और ही हो, वरना सोहन सिंह तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह के कई प्रश्न अपने मन में लिए राजा राजमहल की ओर और सरदार कबीले की ओर वापस चले गए। उसी रात गुफा में लुम्बा, बेशक उस जासूस छोकरे ने हमारी योजना को आंशिक रूप से असफल कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उन दोनों दोस्तों के दिलों में संदेह का बीज बोने में सफल हो गए। और उसी संदेह का बीज आज ही रात पेड़ बनकर तब तैयार होगा जब तुम इस खंजर से अपने कबीले के सरदार का कत्ल कर दोगे और इस राजकुमार मोहन की इस विशेष मोतियों की माला को नकाबपोश की पूरी योजना सुनकर कबीले के मंत्री लुम्बा की आंखें भयानक रूप से चमकने लगी। वाह हुजूर, क्या शानदार योजना है आपकी। अब कल से ही सूला कबीले का सरदार मैं हूँगा और फिर जल्द ही टीकमगढ़ के राजा आप होंगे। तो ठीक है, अब तुम इसी समय यहाँ से जाकर मेरी योजना कोई सपोज देना, ठीक है। मिलते हैं।